एमिनो अम्ल। प्रश्न बनेगा, ध्यान सुनिएगा। जैसे कहा जाए कि अंडे लिखते रहेंगे, अंडे, चिकन, मांस या पोर्क कहते हैं सुअर के मांस को, पोर्क। तो अंडे, चिकन, मांस, पोर्क इत्यादि में जो एमिनो अम्ल होता है, एमिनो अम्ल की मात्रा बहुतायत में पाई जाती है इत्यादि में, ठीक है, बढ़िया मात्रा में पाया जाता है एमिनो अम्ल इनमें। और एमिनो अम्ल की क्या जरूरत होती है बॉडी को? तो जो एमिनो अम्ल होता है, प्रोटीन कोशिकाओं के निर्माण में एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है। प्रोटीन कोशिकाओं के निर्माण में, प्रोटीन लिख लेंगे, प्रोटीन कोशिकाओं के निर्माण में एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ये हमारे शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। ये आपको याद रखना है। ये 1892 में चुने गए थे, 1892 में। सन मोस्ट उतना नहीं है, लेकिन ध्यान रख सकते हैं। बस इतना जरूर याद रखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, जो मनुष्य की आंख होती है, आंख, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आंख सबसे ज्यादा किस रंग के लिए सुग्राही होती है? सुग्राही, ठीक है। तो हमारी जो आंख होती है, मनुष्य की आंख होती है, वो हरे रंग के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। कौन से? ग्रीन कलर के लिए, हरे रंग के लिए। ये आपको याद रखना है। एक बढ़िया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। जो पाल वंश के राजा थे गोपाल, जो संस्थापक भी हैं पाल वंश के, गोपाल, और ये पाल वंश के हैं, ठीक है, ये संस्थापक हैं। और जो नंदिवर्धन है पल्लव वंश के, लिख लेंगे नंदी वर्मन। ये कौन से वंश के हैं? पल्लव वंश। ये नंदीवर्मन पल्लव वंश के, और गोपाल जो पाल वंश के संस्थापक हैं। इन दोनों लोगों को जनता ने प्रत्यक्ष रूप से अपना शासक चुना था। इस बात को आप नोट डाउन करेंगे अपने तरीके से। जनता ने इनको प्रत्यक्ष रूप से चुना था, इन दोनों लोगों को। अगर आपको पल्लव वंश का संस्थापक लिखना है, तो पल्लव वंश का संस्थापक आप लिख सकते हैं सिंह विष्णु। सिंह विष्णु लिख लेंगे। सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। कौन? सिंह विष्णु, ठीक है। अगली स्लाइड देखिए, बढ़िया है। जैसे आपसे पूछा जाए द्वितीय आंग्ल, बहुत पूछा जाता है, बहुत, एक क्वेश्चन आता ही आता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1780 से 1784 तक चला था। ईस्वी में है ये, ईस्वी में। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक चला था, पहला। और नेक्स्ट है जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, द्वितीय आंग्ल, यहाँ फ्रांसीसी कर दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड हम आपको बता रहे हैं द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, फ्रांसीसी युद्ध, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध को वो कब से कब तक चला था? वो चला था आपका 1750 से 1754, 1750 से 1754, ठीक है, तक चला था फ्रांसीसी वाला। अगला अगर याद करना है, द्वितीय, ये भी है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये चला था 1803 से 1805 ईस्वी तक, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक। और अगला जो है वो आपका है द्वितीय लिख लेंगे, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध चला था 1878 से 80 तक, मतलब 1878 से 1880 तक। तो ये हमने आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं
एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। अगला नॉर्मल प्रश्न है, जैसे कहा जाए कि अधिक दिन तक उपवास रखने से क्या होता है। अधिक दिन तक उपवास रखने से मतलब लिमिट से ज़्यादा, तो अधिक दिन तक उपवास रखने से जो लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। क्या हो जाता है? लीवर में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का स्तर क्या होता है? कम हो जाता है। स्तर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कहाँ पर? लीवर में। ये याद रखना है कि लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है अधिक उपवास रखने से। तो उस कंडीशन में आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, सिर दर्द ऐसी समस्या हो सकती है। एक बढ़िया क्वेश्चन मिला है, जैसे कहा जाए संस्कृति। पुलिस में तो हिंदी भी आती है। संस्कृत के 4 अध्याय, ये बुक किसकी है, ये पुस्तक किसकी है? तो इसको आप याद रखेंगे, संस्कृत के 4 अध्याय। यह है रामधारी सिंह दिनकर, इनको राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, दिनकर। इनको राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। अब आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये भी जान लीजिए, जो वर्तमान पुलिस है उसकी शासन की रूपरेखा का जन्मदाता कौन है। मतलब पुलिस का जो जन्मदाता माना जाता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। वालिस को माना जाता है पुलिस का जन्मदाता, जो आधुनिक पुलिस है। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर जी से। रविंद्रनाथ टैगोर, सब लोगों ने नाम सुना है रविन्द्रनाथ टैगोर जी से। तो इनकी एक बुक है, इनकी रचना है, उसका नाम था गीतांजलि। गीतांजलि, एक क्वेश्चन मिलता जुलता रहता है, आपसे मिलेगा, मुलाकात करता ही रहेगा। गीतांजलि, इसका जब प्रकाशन हुआ, ठीक है, 1913 में, इसलिए गीतांजलि के लिए इनको क्या मिला था, इसको याद रखेंगे सन भी, कि 1913 में गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किसका? साहित्य का। ठीक है, नोबेल पुरस्कार। तो ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के ही नहीं, अपितु भारत किस महाद्वीप का भाग है? एशिया का ना। तो ये एशिया महाद्वीप के भी पहले व्यक्ति थे। ठीक है, भारत के ही नहीं सिर्फ एशिया महाद्वीप के भी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में इनको मिला था। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि भी मिली थी। नाइटहुड, तो इस क्वेश्चन ये बनता है कि नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कब वापस कर दी थी। तो 13 अप्रैल 1919 को, आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो उसी के विरोध में नाइटहुड की उपाधि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने वापस कर दी थी। एक क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, याद करिए। जो हमारा मूल संविधान था, जिन लोगों ने हमारी संविधान की क्लास पढ़ी है उसमें हमने बता रखा है, नहीं पढ़ी तो आज पढ़ लीजिए। जो हमारा मूल संविधान था उसमें हमारी कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया था? उसमें 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था। तो उसके बाद 21वां लिखते रहेंगे, 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में। इसमें जो सिंधी भाषा थी, सिंधी भाषा, उसको जोड़ा गया। तो कितनी भाषाएं हो गई? 15। 1967 में कितनी हो गई? 15 भाषाएं हो गई, सिंधी जोड़ दी गई। उसके बाद थोड़ा सा समय और गुजरा, फिर आया आपका 71वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। CA लिख रहा हूँ, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। तो 71वां संविधान संशोधन आया। ये कब हुआ? 1992 में। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। ठीक है, जब 71वां संविधान संशोधन 1992 में हो गया तो इसमें एक नमक जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? नमक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। इसमें नमक जोड़ा गया, नमक। अब नमक जोड़ा गया, न से है नेपाली, ठीक है। म से है आपका मणिपुरी,
म से मणिपुरी और के से है कोंकणी, कोंकणी। ठीक है, तो 1992 में जो 71वां संविधान संशोधन हुआ उसमें नमक जोड़ दिया गया भाषाओं में। तो यहाँ 1967 तक 15 थी, तो 3 ये और जुड़ गई, तो 15 3 18 भाषाएं हो गई 1992 में। ठीक है, तो नमक जोड़ने के बाद नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं और जोड़ दी गई। अब सोचिए 71 और 21 जोड़ के कितना आता है, 1 1 2 और 9 92 आता ना। तो 92वां संविधान संशोधन, ये सिर्फ समझने के लिए बनाया गया है। तो इन दोनों को जोड़ के इधर याद कर लीजिए कि 92वां संविधान संशोधन हुआ। तो ये कब हुआ, ये आपका हुआ 2003 में। सन भी इनमें इम्पोर्टेंट है तीनों में। तो 2003 में जब ये हुआ, अब यहाँ तक 18 भाषाएं थी, उसके बाद 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी। कौन सी? बदमाश जोड़ी गई थी। कौन सी 4 भाषाएं? बदमाश। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बता देते हैं। बदमाश, बदमाश। ठीक है, तो बदमाश जोड़ी गई 2003 में, बदमाश को जोड़ा गया। तो बी से क्या होगा, सोचिए सोचिए। बी से बोडो, बी से बोडो। डी से क्या हो सकता है? डोगरी। बी से डी से क्या होगा? डोगरी। माँ से, अब माँ से सोचिए, मणिपुरी ऊपर हो चुका, तो यहाँ क्या होगा माँ से? मैथिली, मैथिली। और बची सा, सा से आपका होगा सन, क्या होगा? सा से संथाली। ठीक, तो 18 भाषाएं पहले थी, 4 ये जोड़ दी गई, बदमाश जोड़ दिया गया। 2003 में बदमाश जोड़ा गया, 1992 में क्या जोड़ा गया? नमक जोड़ा गया, ये नियम के। ठीक है, और यहाँ बदमाश जोड़ा गया, बदमाश जोड़ा गया, तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 18 4 22। तो आज की डेट में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्योंकि ये संगम सीरीज चल रही है, इसमें जितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे साइंस के, जीएस जीके के, सब बताए जाएंगे। ठीक है, जीएस जीके, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो कुछ मिले सबको बताएंगे। तो एक क्वेश्चन हमें साइंस का मिला है, साइंस का बढ़िया क्वेश्चन है, जिसे पूछा जाता है अनुदैर्ध्य। तो जिसको पता है तो उसको तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी तैयारी है। और नहीं पता जिसको, तुरंत तैयार करिए इसको। अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में सीधा एग्जाम्पल पूछता है। तो आप पहले समझ लीजिए कि क्या है अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य तरंग वो होती है जो संचरण की दिशा के समांतर चलती है, मतलब कि ऐसे अगर चल रही है तो सीधा जाएगी संचरण के दिशा में। ठीक है, संचरण की दिशा के समांतर जाएगी। ठीक है, तो संचरण की दिशा के समांतर जाएगी, तो इसमें आप लिख लेंगे दिशा के समांतर जाती है, संचरण वाली दिशा के समांतर। एग्जाम्पल क्या है इसका अनुदैर्ध्य का? ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग। ठीक है, तो ध्वनि तरंग सीधा जाती है, तो अनुदैर्ध्य का उदाहरण क्या है? ध्वनि। नेक्स्ट है अनुप्रस्थ, नेक्स्ट है अनुप्रस्थ तरंग। अब अनुदैर्ध्य सीधी जाती है, तो अनुप्रस्थ कैसी जाएगी? अनुप्रस्थ जाएगी ध्वनि तरंग के, कैसी? कमेंट करिए, कैसी कैसी जाएगी? लंबवत जाएगी। कैसी जाएगी? लंबवत जाएगी। तो ऐसी तरंग जो संचरण की दिशा के क्या जाती है? लंबवत जाती है। ठीक है, आप अपनी भाषा में बना सकते हैं, सिर्फ लंबवत और समानांतर का फर्क है। तो अनुप्रस्थ लंबवत जाती है। अब इसके एग्जाम्पल मोस्ट हैं, तो एग्जाम्पल आप लिखिए। अनुप्रस्थ के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, इसको ध्यान से लिखिएगा। इसमें होगा सितार, सितार में उत्पन्न ध्वनि। ठीक है, सितार में उत्पन्न ध्वनि, या फिर तनी हुई डोरी में, बात वही है। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे। कुछ अन्य प्रश्न देखिए इतिहास के। जैसे आपसे पूछा जाए कि जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, नेशनल कांग्रेस के, वो जो अधिवेशन हुआ था 1925 में, जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो कानपुर में हुआ था, कानपुर में। ठीक, KNP। 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन 1925 में कानपुर में हुआ। और उसके अध्यक्ष कौन थी? उसके अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, जिनको भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष थी। अगला है 1916। 1916 इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ। कहाँ में? लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अंबिका, अपना भला चाहते हैं आप तो या भी लिख कर याद कर लीजिए, अंबिका चरण
मजूमदार। मजूमदार 1916 में। 1916 में लखनऊ में हुआ, 1925 में कानपुर में। कानपुर वाले में सरोजिनी नायडू अध्यक्ष थी, और लखनऊ में अंबिका चरण 1916 में अंबिका चरण मजूमदार। उसके बाद आगे चलते हैं, अगर और याद करते हैं तो 1946 को याद करिए। 1946 में जो हुआ था मेरठ में हुआ था। 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मेरठ में। इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी, ठीक है। 1946 मेरठ हो गया। उसके बाद एक और याद करिए आप, 1905 में। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बनारस में। लिखाने को तो हम सारे लिखा सकते हैं, लेकिन मेन मेन अभी बता रहे हैं, बाकी दो दो चार चार करके चलते रहेंगे। तो 1905 में बनारस में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। मेरी बात मान के जितना पढ़ा रहा हूँ वो तो जरूर पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, अन्यथा आपकी इच्छा। यूपी पुलिस का एग्जाम है, इसलिए यूपी से बहने वाली नदियाँ कुछ देख लीजिए। यूपी से बहने वाली नदियाँ, बहने वाली रिवर, ठीक है। यूपी से बहने वाली रिवर कौन कौन सी, इनके नाम आप याद रखिए। यूपी से जो बहने वाली नदियाँ हैं उनके नाम हैं सोन नदी, सोन, हिंडन नदी, हिंडन नदी, और शारदा नदी। जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन वो हैं सोन नदी, हिंडन नदी और शारदा नदी। हिंडन नदी तो गाजियाबाद में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम, ठीक। वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण एक्ट कब आया था? 1980 में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण, वो था वन संरक्षण, ये है पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है। ये आपका आया है 1986 में, ठीक। 1986 में पर्यावरण आया। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय, लिख लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ है? लीमा। लीमा जगह का नाम है लीमा। अब ये कहाँ है? पेरू में। लीमा पेरू में। कहाँ है? लीमा माँ है, और कहाँ है जगह? पेरू में, ठीक है। शोध केंद्र है यहाँ पे आलू का। अगला प्रश्न है राज्य विधानमंडल जो होता है, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए, ठीक है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए जो जरूरी कोरम होता है, कोरम, इसको ध्यान से लिखेंगे, कोरम। कोरम का मतलब गणपूर्ति होता है। क्या? गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब है कि जितने आदमी जरूरी हैं उनके बिना मतलब शुरू नहीं हो सकता, उसको गणपूर्ति कहते हैं। गणपूर्ति मतलब इतने आदमी तो जरूरी हैं स्टार्ट करने के लिए। तो राज्य विधानमंडल में कोरम कितना होता है, गणपूर्ति कितनी होती है? तो गणपूर्ति जो होती है वो होती है कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, मतलब 1/10 होता है। कुल सदस्यों का 1/10वां होता है गणपूर्ति या कोरम, ठीक है। 1/10वां भाग, मतलब 100 आदमी है तो 100 का 10, 10 दामा 100 अर्थात 10। अगर 100 आदमी टोटल होते हैं तो 100 में से 10 आदमी प्रेजेंट होंगे तभी बैठक स्टार्ट होगी। प्रयागराज, अगर जो लोग गए होंगे संगम के किनारे, तो प्रयागराज में संगम के तट में जो किला बना हुआ है, किला, उसको बनवाया था अकबर ने। किसने बनवाया था? अकबर। कब बनवाया था? उसको बनवाया था अकबर ने 1583 में बनवाया था। कितना बनवाया था? अकबर ने बनवाया था 1583 में, जो वही संगम के किनारे जो किला दिखता है घाट पे,